बीपीएससी ट्रिप 4.0 के लिए हम लोग इतिहास से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को क्रमबद्ध जानने का प्रयास करेंगे, उसके उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए में कांची था, तक्षशिला था, नालंदा था, वल्लभी था। कौन सा था? तो नालंदा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, हर्षवर्धन को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को दिया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में सुश्रुत को, धन्वंतरी को, च्यवन को, चरक को। आयुर्वेद के वेद यानी चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को। ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए में है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन ए में अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हुनों द्वारा, तुर्कों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ था? हुनों के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आर्यभट्ट और ब्राह्मण के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए में है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, पाल वंश। आर्यभट्ट और ब्राह्मण के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश के साथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। सी में है न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, और डी में भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों की कमी हुई। वाणिज्य सही उत्तर हो जाएगा राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, हर्ष का। कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज कवि था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए में है घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए में कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए, इनमें से कोई नहीं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था ये पूछा जा रहा है, तो कला एवं स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए में है
पाली, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान था, गणितज्ञ था? ऑप्शन ए में भानुगुप्त, आर्यभट्ट, इस जगह बाणभट्ट हो जाएगा, और ब्राह्महीर। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी था, गणितज्ञ था? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ऑप्शन ए में है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन ए में कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो वह स्कंदगुप्त था जिसने कि भारत पर हुनों के आक्रमण होने से रोका था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि गुप्त संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। कौन सा? तो गुप्त संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ऑप्शन ए में तांबा, चांदी, लोहा, सोना। तो सही उत्तर हो जाएगा सोना का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था? ऑप्शन ए में है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? तो वह समुद्रगुप्त था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य के नाम से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाता है? ऑप्शन ए में मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। आप लोगों को बताना है कि किनके सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का सबूत मिलता है हमें उनके सिक्कों से। तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्तों के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए में है हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन ए में विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। बाणभट्ट जो है किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? ऑप्शन ए में है मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्ति में। हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? तो यह प्रयाग में क्या करता था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए में बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, बिंदुसार। एक महान रोमानी नाटक है, कौन सा? तो कादम्बरी का लेखक कौन है? तो यह बाणभट्ट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ऑप्शन ए में हर्षचरित, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। निम्न में से किसकी रचना जो हर्षवर्धन ने नहीं की थी ये पूछा जा रहा है? तो हर्षचरित की। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ऑप्शन ए में है
फाइयान इत्सिंग हुएनसांग मेगास्थनीज। हर्ष द्वारा जो आयोजित कन्नौज सभा था किसके द्वारा यानी किसके सम्मान में की गई थी ये पूछा जा रहा है, तो हुएन त्सांग के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, रुद्रदमन। रुद्रदमन, हुएनसांग नहीं हुएनसांग होगा इस जगह, हुएनसांग। सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हर्ष का राज कवि कौन था। ऑप्शन ए में है भरावी नहीं है, भारवी है, बाण्यभट्ट है, रविकृति है, विष्णु शर्मा है। हर्ष का राज कवि कौन था, तो वह बाण्यभट्ट था, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। ऑप्शन ए में है फाइयान इत्सिंग निस्क हुएनसांग। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, तो वह हुएनसांग आया था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था, या नहीं होगा इस जगह था कर लीजिए। कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। ऑप्शन ए कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन। सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए में कालिदास, वाल्मीकि, बाणीभट्ट, व्यास। सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। ऑप्शन ए में है हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, भानी, रविकृति, विष्णु शर्मा, वान। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए में हर्षवर्धन है, कुमारगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, तो सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी इसका सही है। इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ब्राह्मीर कौन था। ऑप्शन ए में है खगोलक, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल, पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन। ब्राह्मीर कौन है। ऑप्शन ए में है, तो ये खगोलक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए में है चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट, ब्राह्मी। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो चाणक्य ने किया है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए में है बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास, हरिसेन, तो सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ है। ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आप लोगों को बताना है कि अलवार संतों का आविर्भाव जो है वो निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए इसका सही है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।